हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए CFA लेवल 1 के लिए एक और नया FRA का समरी वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग लिव्ड एसेट्स। एक डेंजरस सी रीडिंग है, अधिकतर बच्चे डरते हैं इसे, बट आज वो डर कुछ हद तक मिटाएंगे, समराइज कराएंगे आपको ये पूरी रीडिंग। बट उससे पहले एक शिकायत है जो आपसे मैं करना चाहता हूँ। शिकायत और कुछ नहीं, एक छोटी सी शिकायत यही है कि अगर आपने वीडियोस में फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको, अगर आपकी प्रिपरेशन में, आपके समरी बनाने में आपको मदद मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई हर्जा नहीं है। इफ़ यू हैव नॉट बीन डूइंग दैट, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू बोथ ऑफ आवर चैनल्स, वेदर इट बी एडिटर्स और इट बी गौरव काबरा। Amazing content is waiting for you all, and all you need to do is to subscribe to our YouTube channels. That will just give us a little bit of boost that yes, हमारे content किसी के काम भी आ रहे हैं। तो चलो अब शुरुआत करते हैं अपने लर्निंग आउटकम ए से। एंड लर्निंग आउटकम ए में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अबाउट 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। सो कैपिटलाइज्ड कॉस्ट बेसिकली ये होता है कि जब भी आप कोई एक लॉन्ग टर्म एसेट में भी खरीद रहे हो या फिर में उसको इंस्टॉल करवा रहे हो, तो उससे रिलेटेड खर्चों को आप कैपिटलाइज करते हो। बेसिकली अकाउंट समझने वाले बच्चों को मैं बता दूं कि कुछ खर्चे होते हैं जो आप एसेट्स बनाते हो, एसेट्स की तरह रिकॉर्ड करते हो, और कुछ खर्चे होते हैं जिसे आप एक्सपेंस मानते हो। दोनों में अंतर होता है। एक्सपेंस का जो मज़ा है, जो उसकी यूटिलिटी है, वो 1 साल से कम समय तक आपको यूटिलिटी देता है, वाइल एसेट सर्व यू फॉर मोर देन अ ईयर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एयर कंडीशनर अपने यहाँ पे स्टूडियो में लगवाऊंगा, सो ऑब्वियसली मैं उसे एक कैपिटलाइज्ड कॉस्ट मानूंगा, यानी कि वो मेरे लिए एक एसेट है। एसेट इसलिए क्योंकि उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो सर्विस है, वो मुझे 1 साल से ज़्यादा मिलेगी। सो यहाँ पे ऑब्वियसली कैपिटलाइज्ड कॉस्ट का मतलब यही हो गया कि ऐसे खर्चे जो कि इनकम स्टेटमेंट में ना जाकर के आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगे एज एसेट्स, इस तरह के खर्चों को हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि कौन कौन से खर्चों को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो मैं इसका जवाब देता हूँ। एक बढ़िया एयर कंडीशनर का ही अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो आप एकदम आराम से समझ पाओगे कि ओके कौन कौन से खर्चे हमको यहाँ पे जोड़ने हैं। ठीक है, सपोज करो मैं एक एयर कंडीशनर खरीद करके लेके आया, ठीक है, एंड आई हैव पेड सपोजिटली 45,000 रुपीज फॉर द एयर कंडीशनर। ओके, ठीक है। इसके अलावा मेरे को जिस दुकान से मैंने लिया है या फिर जहां से भी मैंने ऑर्डर किया है, उन्होंने बोला सर 1,000 रुपये आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा। मैं बोला चलो ठीक है भाई, दे दो, ये भी लगा दो, कोई बात नहीं। सो अब आपको समझना है कि जब तक मेरा एसेट शुरू नहीं हो जाता, ठीक है, चालू नहीं हो जाती, उसमें से ठंडी ठंडी हवा नहीं आने लग जाती, तब तक जितना भी खर्चा लगेगा ना, वो सारा खर्चा मेरे को कैपिटलाइज करना होगा। मैं ये मान लूंगा कि उस एसेट को लाने का ही ये सब खर्चा है। नाउ इवन इफ दैट एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू डिलीवरी, फिर भी आपको उसको गिनना है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन, आपको पता ही है, एयर कंडीशनर अगर आपने इंस्टॉल करवाया है घर पे, तो आपको पता है कि यार और खर्चे आ ही जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मे बी आपको बड़े तार चाहिए या फिर में थोड़ा दूर तक आपको वाटर सप्लाई चाहिए, तो वो सब चीज़ें जो होती है, वाटर आउटपुट जो है, तो वो सब चीज़ों के मान लीजिए 3,000 रुपये मैंने अलग से और पे किए हैं। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन के लिए आप पेड अगेन 3,000 रुपीज़ मोर। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ जिससे मुझे लगता है कि मेरे एयर कंडीशनर की जो परफॉर्मेंस है वो और एनहांस हो सकती है, जितनी उसकी इंटेंसिटी है वो और बेटर हो सकती है, अगर उसके लिए भी अलग से मैं कुछ पे करूंगा तो वो भी मैं गिनूंगा। आमतौर पे ऐसे खर्चे हम नहीं देते हैं। सो अगर हम इन खर्चों को सबको जोड़ें तो फिर मैं अपनी एंट्री जो करूंगा उसमें मैं अपने एसेट को बढ़ाऊंगा। एसेट को बढ़ाने के लिए सबको टोटल करूंगा एंड दिस विल कम टू अराउंड 46 and 49,000। करेक्ट। सो ये जो खर्चा होता है इसे हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड कॉस्ट। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा भैया? इफेक्ट आएगा सीधा सीधा आपकी इनिशियल एंट्री के टाइम पे। सिंस इनिशियल एंट्री पे आपने इसको एक एसेट माना है, सो ऑब्वियसली आपके जो नॉन करंट एसेट्स है वो बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके नॉन करंट एसेट्स बढ़ने वाले हैं, एंड सिंस अगेन इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज कंसिडर्ड, तो अब ये इन्वेस्टमेंट है, तो इसके वजह से जो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है वो कम हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन आउटफ्लो हियर। गॉट द पॉइंट? सो 2 इंपैक्ट हो रहा है, नॉन करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग घट रहा है। चलो, नंबर 2 पॉइंट है इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलाइज्ड कॉस्ट इन सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा? आपका नॉन करंट एसेट धीरे धीरे कम होगा। वो इसलिए क्योंकि जो आपने एयर कंडीशनर एसेट बनाया था वो हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट होगा ना सर, तो डेप्रिशिएशन बढ़ेगा, एनसीए गिरेगा, नेट इनकम सब्सिक्वेंट ईयर्स में कम होगी क्योंकि आप डेप्रिशिएशन शो कर रहे हो अपनी बुक्स में ज़्यादा। सो ज़्यादा डेप्रिशिएशन, इसका मतलब नेट इनकम कम, नेट इनकम कम मतलब आरई कम, आरई मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, सो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स में भी गिरावट आएगी एंड सब्सिक्वेंटली इक्विटी
में भी गिरावट आएगी। यानी कि एक बात मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में जरूर आपका इक्विटी कंपैरेटिवली हायर रहा होगा, क्योंकि आपने इसको खर्चा नहीं दिखा करके एसेट्स में डाल दिया। सो इसके वजह से डेफिनेटली इक्विटी ऑन अ कंपेरेबल बेसिस ज़्यादा होगा, बट सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे इक्विटी हर साल कम 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 होता जाएगा। सो दैट इज हाउ वी डू कैलकुलेशंस फॉर कैपिटलाइज कॉस्ट। अब आते हैं उन खर्चों में जो कि कैपिटलाइज होते ही नहीं। जो खर्चे कैपिटलाइज नहीं होते उनको हम कहते हैं एक्सपेंस्ड कॉस्ट। बहुत सिंपल है, इनको सीधा सीधा आप इनकम स्टेटमेंट में डाल दो, खर्चा दिखा दो, यानी कि इसकी वजह से नेट इनकम कम हो जाएगी और इसमें कोई भी आप एसेट रिकॉर्ड नहीं करते और डेफिनेटली सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएशन भी शो करने का दरकार नहीं है। एंड ये आपका ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, इसीलिए सीएफओ आपका कम हो जाता है, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपने एक आउटफ्लो रजिस्टर कर दिया एंड दैट इज गोइंग टू बी अ डिक्रीमेंट इन योर सीएफओ। गॉट द पॉइंट? ये हुआ अपना लर्निंग आउटकम। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहला 2 पॉइंट्स हुआ है। अब तीसरा पॉइंट है कैपिटलाइज इंटरेस्ट। मैं समझा देता हूँ एकदम बढ़िया हिंदी में, ठीक है। अगर सपोज करो मैं अपनी ऑफिस बनवा रहा हूँ, ठीक है, ऑफिस के लिए मैंने एक प्रॉपर बिल्डिंग बनाने का निर्णय किया है, ठीक है, डिसीजन लिया है। सो मैंने क्या किया, मैंने लिया लैंड के साथ में मैंने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के काम में मुझे 2 साल का समय लग गया, ठीक है, और इस ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने सपोज करो 50 लाख रुपए का लोन लिया था, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। सपोज करो ये लोन मुझे मिल गया, तो अब क्या होगा, जो 2 साल तक मेरा ये कंस्ट्रक्शन चालू ही है, क्या मेरा एसेट पुट टू यूज हुआ? जवाब है नहीं, मेरा ये एसेट पुट टू यूज नहीं हुआ। यानी कि अब इस पे जो ब्याज हम दे रहे हैं, एक बार मैं मान लेता हूं इजी करके कि 6 लाख रुपए का हमारा ब्याज बन रहा है 1 साल का विदाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 साल का हमारा 12 लाख रुपए का जो हम ब्याज पे कर रहे हैं, ठीक है, उस ब्याज को हम एक्चुअली इसी कंस्ट्रक्शन या इसी ऑफिस बिल्डिंग के बनाने का खर्चा मान लेंगे। सो दिस विल नॉट बी एक्सपेंस्ड, रादर दिस विल बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि इसके वजह से आप अपने बिल्डिंग का जो खर्चा है उसको आप 12 लाख से बढ़ा दोगे, ठीक है। वंस द एसेट इज रेडी, वंस द बिल्डिंग इज रेडी, फिर आप जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे दैट विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड। सिर्फ बिल्डिंग रेडी होने तक आपका कैपिटलाइज होगा, उसके बाद कैपिटलाइज नहीं होगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इंटरेस्ट अक्रू जो होगा बिफोर द एसेट इज रेडी टू बी यूज्ड, तब तक आप उसे कैपिटलाइज करते रहें। क्लियर है? और जब एक बार सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया तो आपने जो कैपिटलाइजेशन किया था, अगर एसेट आपका इन्वेंट्री है तब तो वो सीओजीएस में चला जाएगा, और अगर एसेट आपका फिक्स्ड एसेट है तो वो डेप्रिसिएशन के थ्रू आप इनकम स्टेटमेंट में ग्रेजुअली रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। सो ये है कहानी अबाउट कैपिटलाइज इंटरेस्ट। आगे आते हैं लर्निंग आउटकम बी में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम, जहां पे हम आइडेंटिफाइबल अनआइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल्स के बारे में बात करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर क्रिएशन, गुडविल, बहुत सारी बातें हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स की हम बात करते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स में बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है, जिस एसेट में फिजिकल सब्सटेंस नहीं हो वो होता है इंटेंजिबल एसेट। क्लियर है? जिसमें फिजिकल सब्सटेंस नहीं, यानी कि आप उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वगैरह वगैरह, वो होता है इंटेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट की लाइफ हो सकती है फाइनाइट, यानी कि गिनती की, या फिर इनफाइनाइट भी हो सकती है, यानी कि अमर, कभी खत्म नहीं होने वाला। एग्जाम्पल गुडविल है उसका। सो अगर फाइनाइट लाइफ है तो फिर आप उसे अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन का ही भाई भाई है, ठीक है। एंड इसके अलावा इनफाइनाइट होता है जिसमें आप बेसिकली अमोर्टाइज करते नहीं हो लेकिन इम्पेयर करते हो। अब ये क्या चीजें हैं? बेसिकली इंपेयरमेंट इज अ रिडक्शन इन वैल्यू, ठीक है, आप इतना ही समझ लो। आप जो इनफाइनाइट एसेट्स होते हैं ना, उनको आप अमोर्टाइज नहीं कर सकते, आप उनको बेसिकली डेप्रिशिएट नहीं कर सकते, बट अगर उनकी वैल्यू में कभी गिरावट आए तो यू कैन रिकॉर्ड इट बाय वे ऑफ इम्पेयरमेंट। ये इम्पेयरमेंट साल में एक बार करते हैं हम लोग इसका टेस्टिंग। अगर इम्पेयरमेंट करनी बनती है तो हम लॉस रिकॉर्ड करते हैं, नहीं तो नहीं करते। थोड़ी देर में इसके ऊपर में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग अगर हम इंटेंजिबल्स की बात करें तो कुछ होते हैं अनआइडेंटिफाइबल और कुछ होते हैं आइडेंटिफाइबल। अनआइडेंटिफाइबल एग्जांपल है परचेज्ड गुडविल, ठीक है। अनआइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल का एग्जाम्पल है परचेज गुडविल। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, दिस शुड बी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, दिस इज रॉन्ग हियर। ये अनआइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट्स और बेसिकली इसको आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दूसरा है आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट, जिसके एग्जाम्पल तो नहीं है, एक्चुअली 2 क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करने होंगे एंड दिस इज रिकमेंडेड। आप आराम से अपनी किताबों से ये पढ़िएगा। डेफिनेशन क्राइटेरिया होता है और इसके अलावा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है। मेरे ख्याल से 3 पॉइंट्स डेफिनेशन क्राइटेरिया में, 2 पॉइंट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में, जरूर वहां से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आइडेंटिफाइबल टैंजिबल एसेट्स के लिए कौन से 2 क्राइटेरिया हैं या फिर उसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। सो यहां से जरूर पढ़िएगा।
नेक्स्ट आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत ही सिंपल है। रिसर्च का जो खर्चा होता है आपका, ठीक है, रिसर्च का खर्चा हमेशा एक्सपेंस्ड होता है, ठीक है। आप IFRS फॉलो करें या फिर US GAAP फॉलो करें, दोनों ही केस में आप उसे एक्सपेंडिचर ही दिखाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं अपने डेवलपमेंट के खर्चे की, तो डेवलपमेंट में IFRS बोलता है उसको कैपिटलाइज कर दो, US GAAP बोलता है उसको एक्सपेंस कर दो। दोनों में अंतर क्या है मैं समझा देता हूं। गैप बोलता है अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी है सारा का सारा खर्चा दिखा दो, लेकिन IFRS बोलता है कि रिसर्च है तो एक्सपेंडिचर है, और अगर डेवलपमेंट है तो फिर हम उसे कर देंगे कैपिटलाइज। गॉट द पॉइंट? समझ में आई ये बात आपको? नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज सॉफ्टवेयर क्रिएशन कॉस्ट। सो सॉफ्टवेयर क्रिएशन कॉस्ट में भी बहुत सिंपल है। अगर फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई, अगर फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई तो कैपिटलाइज कर देंगे, और फिजिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई तो एक्सपेंस कर देंगे। ये IFRS और US GAAP दोनों के नियम है, ठीक है। एंड लास्ट है गुडविल। गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक्विजिशन मेथड यूज करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जो आपने एक्विजिशन के टाइम पे परचेज कंसिडरेशन दिया है किसी भी कंपनी के लिए या फिर उनके एसेट्स के लिए, उनमें से नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू को आप यहाँ पे माइनस कर दो, एंड जो बच गया, जो एक्स्ट्रा है, वही आपके लिए गुडविल का अमाउंट होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम परचेज्ड गुडविल भी कहते हैं। गॉट द पॉइंट? सो ये लर्निंग आउटकम बी, एंड सक्सेसफुली हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम सी। लर्निंग आउटकम सी देखो कुछ खास समझाने को नहीं है। ये बेसिकली डिफरेंशिएट करता है कैपिटलाइजिंग वर्सेस एक्सपेंसिंग। कैपिटलाइजिंग वर्सेस एक्सपेंसिंग को ये डिफरेंशिएट कर रहा है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो टोटल एसेट्स की हम बात करें, अगर आपने कैपिटलाइज किया तो डेफिनेटली आपने एसेट रिकॉर्ड किया होगा अपने बैलेंस शीट में, और वहीं पे अगर आपने एक्सपेंस किया होगा तो इसके वजह से आपने एक्सपेंडिचर शो किया होगा, विच इज गोइंग टू रिड्यूस योर प्रॉफिट्स। गॉट द पॉइंट? तो यही चीजों को आप यहाँ देखो इन्फ्रेंस के तौर पे सब मेंशन किया हुआ है। जैसे टोटल एसेट्स ऑब्वियसली कैपिटलाइजेशन में हायर होगा और एक्सपेंस में लोअर होगा, ठीक है। वैसे ही शेयर होल्डर इक्विटी, अगर आप किसी खर्चे को एसेट दिखा देते हो, इसका मतलब आप उसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं ले गए, इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेकर के गए, तो फिर वो प्रॉफिट को कट नहीं करेगा कम से कम इनिशियल एंट्री के टाइम पे, which will obviously result in a higher equity valuation when it is capitalized and lower when it is expense। क्योंकि फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर आपने किसी भी खर्चे को, ठीक है, कोई कॉस्ट लगा जिसको आपने एक्सपेंस कर दिया, तो वो जाकर के आपके प्रॉफिट एंड लॉस को घटाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस को घटाएगा तो ऑब्वियसली हमारी जो इक्विटी है वो भी घट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब इज इनकम। इनकम फॉर द फर्स्ट ईयर, अगर कैपिटलाइज करोगे तो इनकम हायर रहेगा, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में लोअर हो जाएगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन दैट यू स्टार्ट शोइंग इन योर इनकम स्टेटमेंट, और इसका उल्टा होगा इन एक्सपेंसिंग। CFO की बात करें तो CFO विल बी हायर इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन, क्योंकि आप उसे CFI दिखा देते हो। इट्स नॉट CFO, इट्स CFI। सो CFI इज लोअर इन केस ऑफ कैपिटलाइजेशन, ऑन द कॉन्ट्ररी CFO इज हायर व्हेन यू आर कैपिटलाइजिंग। Now same inference can be drawn on debt ratio, interest coverage ratio and interest coverage ratio in the subsequent years। आप एक बार देख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम D और E की तरफ। लर्निंग आउटकम D और E में बेसिकली डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स हैं जिसके बारे में जिक्र है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का पहला मेथड है विच इज अंडर SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में यू आर सीइंग ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड सैलवेज डिवाइडेड बाय डेप्रिशिएबल लाइफ। I don't think there is a need to explain this. We have been using it for a while and ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा सीधा यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है कि हर साल आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो सेम आएगा। नेक्स्ट अप इज डेप्रिसिएशन एज पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। इसे हम WDV मेथड भी कहते हैं, ठीक है। कई बार मैंने अपने जो लेक्चर्स भी हैं उसमें समझाया भी है। सो मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इसे WDV मेथड नाम से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। वी हैव ओपनिंग कैरिंग वैल्यू एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद सम डेप्रिसिएशन रेट विच इज एस्टिमेशन। वो एस्टिमेशन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सो ऑल यू नीड टू डू इज ओपनिंग कैरिंग वैल्यू लेने का, और अगर आपको नहीं पता ओपनिंग कैरिंग वैल्यू क्या होता है तो वो होता है ओपनिंग WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज डेप्रिसिएशन एज पर डबल डिक्लाइनिंग मेथड। इस पे यार इंपॉर्टेंट मार्क करो, आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये अक्सर एग्जाम में आ भी सकता है और आप चांस भी है कि भूल भी जाओ। ये ऐसा देखा जाए तो इट्स अ मिक्सचर,
ठीक है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ SLM एंड WDV मेथड। यहाँ पे आप 2/n प्रैक्टिस कर रहे हो। 2/n, n इज ऑब्वियसली नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ, एंड इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो विथ योर ओपनिंग कैरिंग वैल्यू। सो ये थोड़ा अनोखा है, एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये WDV और SLM का दोनों का मिक्सचर है। Then we have fourth point, which is depreciation of unit of production method. This is basically used for mines and all those kind of assets. यहाँ पे depreciation calculate करने का जो तरीका है वो है कि इस year आपने कितना आउटपुट जनरेट किया इनटू OC माइनस एस्टिमेटेड सैलवेज, जो कि SLM का भी टॉप में यही यूज होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई लाइफ इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, सपोजिटली यू हैव ए कोल माइन जहां पे टोटल आउटपुट होगा 1 लाख एंड यू हैव एक्सट्रैक्टेड 20,000 इन द करंट ईयर, देन दैट मीन्स दैट आपका जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो इफेक्टिवली 20% हो जाएगा ऑन योर OC माइनस एस्टिमेटेड सैलवेज। फाइनली कंपोनेंट डेप्रिसिएशन, अगर आपका कोई एसेट है और उसके कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो क्या आप अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो क्या? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। ये IFRS और US गैप दोनों जगह अलाउड है, हालांकि गैप में थोड़ा कम प्रैक्टिस होता है। देन लर्निंग आउटकम F and G have been deliberately skipped क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे रेगुलर कोर्स में भी मैंने इन दोनों लर्निंग आउटकम्स को नहीं पढ़ाया बिकॉज प्रैक्टिकल्स में वो इनडायरेक्टली कवर अप हो जाता है। गॉट द पॉइंट? इसीलिए आप यहाँ पे भी इसको स्किप कर सकते हैं, इट्स नॉट ऑफ ग्रेट यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉरी फॉर द ब्लैक स्क्रीन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम H। लर्निंग आउटकम H की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट रीवैल्यूएशन मॉडल। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सिर्फ IFRS में अलाउड है, US गैप में अलाउड नहीं है। IFRS में भी ये ऑप्शनल है, आपको यूज करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। यहाँ पे बेसिकली आपको परमिशन मिल जाती है दैट आप किसी भी लॉन्ग लिव्ड एसेट यानी कि किसी भी नॉन करेंट एसेट को आप रिपोर्ट कर सकते हो ऑन इट्स फेयर वैल्यू, नॉट ऑन कॉस्ट बट ऑन इट्स फेयर वैल्यू। सो मार्केट में जो भी दाम चल रहा है उसका आप उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके लिए आप जो रीवैल्यूएशन करोगे वो आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे करना होगा। इसका मतलब अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास में से एक भी एसेट को रीवैल्यू किया है तो आपको सारे एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ेगा। ये इसके ऊपर में एक, मैं बोल सकता हूँ, नियम है, कैविएट है। नेक्स्ट अप इज ट्रीटमेंट मैंने बहुत अच्छे से समराइज किया आपके लिए कि अगर सरप्लस होगा तब फिर आप उसे इक्विटी में ले जाओगे, अगर लॉस होगा तो आप उसे इनकम स्टेटमेंट में ले जाओगे। रिवर्सल अलाउड है क्योंकि ये IFRS का मेथड है ना, IFRS में रिवर्सल्स अलाउड होती हैं। सो रिवर्सल हो सकता है, उसको आप इक्विटी में ही रिवर्स कीजिएगा क्योंकि जब सरप्लस था तो वो इक्विटी में गया था, तो रिवर्सल भी इक्विटी में ही जाएगा। एंड रिवर्सल ऑफ लॉस भी हो सकता है, वो जाएगा एज अ गेन इन इनकम स्टेटमेंट क्योंकि जब लॉस हुआ था तब आपने इनकम स्टेटमेंट में ले गए थे, तो गेन भी वहीं पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली एक छोटा सा मैं कह सकता हूँ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपने अगर लॉस बुक किया था 20,000 का तो आप गेन भी लास्ट में 20,000 तक ही कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसके ऊपर गेन रिपोर्ट करना तो पॉसिबल है, लेकिन उसके ऊपर जितना भी गेन होगा वो जाएगा इक्विटी में। ठीक है, सो अगर 10,000 का गेन और ऊपर तो वो इक्विटी में जाएगा और 20,000 का जो है वो इनकम स्टेटमेंट में रिवर्सल बोल करके जाएगा। गॉट द पॉइंट? नाइस। सो दिस इज लर्निंग आउटकम H। नेक्स्ट आते हैं लर्निंग आउटकम I। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं इम्पेयरमेंट की। नो आई डोंट रियली नो मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है, लेकिन इम्पेयरमेंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। इम्पेयरमेंट क्या होता है, जिन बच्चों को आज तक कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनको तो ज़बरदस्त कन्फ्यूजन रहती होगी, तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो बहुत सिंपल है, आप जब भी कोई एसेट खरीदते हो, ठीक है, उस एसेट को खरीदा आपने ₹1,00,000 में, ठीक है, आपने इस पर डेप्रिसिएशन आज तक 20,000 का शो किया, तो आपके बुक्स में वो शो कर रहा है 80,000। ठीक है, बट फॉर सम रीजन यू थिंक, और आपको लगता भी क्या है, आपको पता है कि इस एसेट की मार्केट में वैल्यू 15,000 से ज़्यादा है ही नहीं, आपको पता है ये बात। ठीक है, ये एकदम पुरानी रिडंडेंट टेक्नोलॉजी हो गई है। द एसेट्स वैल्यू हैज़ रिड्यूस्ड टू ओनली 15,000। अब ऐसे में ऑब्वियसली यू आर वेरी अपसेट कि आपकी बुक में इसकी वैल्यू 80,000 है, लेकिन एक्चुअल में इसकी मार्केट की वैल्यू 15,000 है। ठीक है, यू वॉन्ट टू डेप्रिशिएट इट फर्दर बट दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि डेप्रिशिएशन तो नियम से होगा ना, आपका जो नियम है उसके हिसाब से आप डेप्रिशिएट करते रहो। सो अब डेप्रिशिएशन के बियॉन्ड भी अगर आपको अपनी बुक की वैल्यू और कम करनी है तब आप करते हो इम्पेयरमेंट टेस्ट। इम्पेयरमेंट टेस्ट ना एक तरह से कंपैरिजन होता है ऑफ योर बुक वैल्यू विथ योर फेयर वैल्यू, एक इनडायरेक्ट वे में मैं कह सकता हूँ ऐसा ही होता है।
सो आपके फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में जो अंतर होता है, अगर फेयर वैल्यू से 15,000 है तो आप चाहो तो अपनी वैल्यू को कम कर सकते हो। यहाँ जो ये वैल्यू कम की जाएगी बाई 65,000, दिस विल बी नोन एज इम्पेयरमेंट, दैट इज नोन एज इम्पेयरमेंट। गॉट द पॉइंट? सो ये एक तरीका है जिससे आप अपने बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स को कम कर सकते हो। ये ऑब्वियसली दोनों जगह अलाउड है, इम्पेयरमेंट आईएफआरएस में भी अलाउड है और इम्पेयरमेंट गैप में भी अलाउड है, लेकिन यहाँ दोनों के अलग अलग नियम है, उसको समझना होगा। अगर हम आईएफआरएस के नियम की बात करें तो बहुत सिंपल है, इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, आपके बुक की जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं कैरिंग वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट इज फेयर वैल्यू माइनस सेलिंग कॉस्ट विच इज काइंड ऑफ एनआरवी एंड वैल्यू इन यूज विच इज पीवी ऑफ कैश फ्लोज। तो इन दोनों में जो भी ग्रेटर आएगा दैट विल बिकम योर रिकवरेबल अमाउंट। इस रिकवरेबल अमाउंट को आप कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो गैप आएगा वो आपके लिए इंपेयरमेंट लॉस है। ठीक है, सो ऑब्वियसली कैरिंग वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन योर रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, इंपेयरमेंट कैन नॉट कम इन माइनस साइन, इंपेयरमेंट हमेशा प्लस साइन में आएगा। एंड सिचुएशन भी यही है, अगर कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होगा तभी आप अमोर्टाइज कर सकते हो, सॉरी इंपेयर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। नंबर 2, इंपेयरमेंट का लॉस होगा तो वो कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। क्या रिवर्सल अलाउड है? भैया ये आईएफआरएस है तो यहाँ रिवर्सल अलाउड है। रिवर्सल अलाउड है ओनली अप टू द लॉस बुक्ड अर्लियर। आपने पहले जितना लॉस बुक किया था उतना ही रिवर्सल अलाउड है, उसके बियॉन्ड आप वापस रिवर्स नहीं कर सकते। अब बात करते हैं गैप की। गैप में नियम और ज्यादा इजी है। इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू को समझाया गया है एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। सो यहाँ पे वो झमेला नहीं है कि आपको फेयर वैल्यू माइनस सेलिंग कॉस्ट और वैल्यू इन यूज को कंपेयर करना है, जो ग्रेटर आएगा वो रिकवरेबल अमाउंट है एंड देन कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करना। ना 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 ना, यहाँ बात सिंपल है। आप लीजिए अपनी फेयर वैल्यू को कंपेयर कीजिए कैरिंग वैल्यू से। अगर आपको लगता है कि आपकी कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन योर फेयर वैल्यू, आप बिंदास यहाँ पे अमोर्टाइजेशन इंपेयरमेंट लॉस बुक कर सकते हैं। ये दोनों टर्म्स मतलब पता नहीं क्यों मेरे जबान से लड़खड़ाते ही रहते हैं। ठीक है, तो मेरे को माफ कीजिएगा अगर मैं बार बार इंपेयरमेंट की जगह अमोर्टाइजेशन बोल रहा हूँ, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस को भी हम इनकम स्टेटमेंट में डालते हैं एंड इनका रिवर्सल अलाउड नहीं है। सर ये गैप है, गैप में रिवर्सल अलाउड नहीं है। ठीक है, सो आई नो थोड़ा बहुत यहाँ पे आईएफआरएस वर्सेस गैप होने वाला है, बट ठीक है, यू विल मैनेज इट। अब इतना बढ़िया से समराइज हो रहा है तो मेरे ख्याल से मैनेज हो ही जाएगा। बाय द वे अगेन बार बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा ही, आपको अगर लग रहा है कि समरी बहुत मज़ेदार है, समरी में मज़ा आ रहा है, तो एक कमेंट तो छोड़ो आप, कम से कम हमें फीडबैक मिले कि यस व्हाट वी आर डूइंग इज एक्चुअली यूजफुल और आपके काम आ रहा है। चलो नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम जे। लर्निंग आउटकम जे डी रिकॉग्निशन पे बात होता है। अब यार डराने के लिए ना ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं। डी रिकॉग्निशन का मतलब पता है क्या है? बहुत सिंपल, किसी भी एसेट को अगर आप बैलेंस शीट से हटा रहे हो ना, बैलेंस शीट से इसको निकाल के बाहर फेंक रहे हो, तो उस प्रोसेस को या उस इवेंट को कहते हैं डी रिकॉग्निशन। समझ में आया? अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डी रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज करना मतलब ऑब्वियसली उसको बैलेंस शीट में जगह देना, डी रिकॉग्नाइज मतलब बैलेंस शीट से निकाल फेंकना। तो देखो निकाल के फेंकने के 3 रीजन ही हो सकते हैं, या तो आपने एसेट बेच डाला, या तो एक्सचेंज कर डाला, या तो खत्म कर डाला, यानी कि अब उसे यूज नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो अब जब सेल होगा तब क्या होगा? ऑब्वियसली बैलेंस शीट से रिमूव होगा। गेन या लॉस होगा तो वो भी बहुत सिंपल है, सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग वैल्यू आप कर दीजिए और इसको आप इनकम स्टेटमेंट में ले जाइए। गॉट द पॉइंट? सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग वैल्यू कर दीजिए, जो बच गया उसको आप इनकम स्टेटमेंट में ले जाइए। क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। एक्सचेंज करने के लिए आपका जो ओल्ड एसेट है वो बैलेंस शीट से चला जाएगा, नया एसेट जो है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ पे भी जो गेन और लॉस है वो इनकम स्टेटमेंट में ही जाएगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए आप नए एसेट की जो फेयर वैल्यू है मार्केट की वो ले लीजिए और ओल्ड एसेट की कैरिंग वैल्यू को इसमें से माइनस कर दीजिए। जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज गेन और लॉस फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ योर एसेट एंड दैट विल बी टेकन अप इनटू इनकम स्टेटमेंट। नंबर 3 इज डी रिकॉग्निशन ऑफ अबेंडनमेंट, यानी कि अब कोई एसेट है जो आपकी बुक में तो 20,000 का दिखा रहा है, लेकिन अब आप उस एसेट को यूज ही नहीं करते, वो बेकार हो गया। एक तरह से मैं कह सकता हूँ राइट ऑफ कर रहे हो आप अपने एसेट को। सो राइट ऑफ करना ऑब्वियसली अलाउड है। यू कैन रिमूव योर एसेट फ्रॉम योर बैलेंस शीट। यहाँ जो लॉस होगा वो होगा एंटायर कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। क्लियर है? तो आपके बुक्स में अगर 20,000 का एसेट पड़ा है जो आप यूज ही नहीं करते, तो पूरा 20,000 को आप एक ही बार में राइट ऑफ करो। ऑब्वियसली ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये भी आपका लॉस है। क्लियर है? सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डी रिकॉग्निशन करते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम के। लर्निंग आउटकम के की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हम इंपेयरमेंट के इम्पैक्ट और अपवर्ड रिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
इंपेयरमेंट का इम्पैक्ट भी दो तरह से देख रहे हैं, जिस साल हमने इंपेयरमेंट किया वर्सेस अगले सालों में क्या होगा। इंपेयरमेंट अगर आपको पता नहीं है तो इसमें आप एसेट की वैल्यू को कम करते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं वापस, यहाँ पे आप एसेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, ठीक है। सो एसेट की वैल्यू अगर आप किसी भी साल कम करें, सो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर नेट इनकम, क्योंकि आप जब एसेट को कम करते हो, इंपेयर करते हो, तो इंपेयरमेंट लॉस आता है इनकम स्टेटमेंट में। इसके अलावा एसेट वैल्यू जो है आपकी, एसेट भी कम होगी, इक्विटी भी कम होगी, क्योंकि जब नेट इनकम कम होगा तो इक्विटी में उसका इंपैक्ट दिख जाएगा। रिजल्टिंगली आरओए भी कम होगा और आरओई भी कम होगा। बात समझ में आ गई क्या? नाइस। सो ये हो गया अपना सारा इंपैक्ट इन द ईयर ऑफ इंपेयरमेंट। इसका मोटा मोटी उल्टा हो जाएगा इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, क्योंकि जब आपने एसेट की वैल्यू को कम किया तो अगले सालों का जो डेप्रिसिएशन है वो भी तो कम हो जाएगा। सो सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपका जो डेप्रिसिएशन है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट इनकम ऑन अ कंपैरेटिव नोट हायर आएगा, आरओए हायर आएगा, आरओई हायर आएगा, एसेट टर्नओवर रेशियो भी बढ़ जाएगा, और कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एक बुकिश एंट्री है ना, तो कैश फ्लो पे कोई भी इंपैक्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अप इज इंपैक्ट ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन में आप एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं। मैं फिर रिमाइंड कर दूं कि ये मेथड अलाउड सिर्फ आईएफआरएस में है, लेकिन ये मेथड आईएफआरएस और गैप दोनों जगह अलाउड है, ठीक है। सो यहाँ पे आईएफआरएस में ऑब्वियसली ये अलाउड है, इसकी वजह से एसेट की वैल्यू बढ़ती है, शेयर होल्डर इक्विटी भी बढ़ती है, क्योंकि अपवर्ड रिवैल्यूएशन जो होता है ना वो जाके सीधा इक्विटी को बढ़ा देता है। सो इक्विटी भी इसकी वजह से बढ़ेगी। डेट रेशियो कम होगा, क्योंकि डेट रेशियो का फॉर्मूला ही होता है डेट बाई टोटल एसेट्स। सो इफ टोटल एसेट्स इज गोइंग अप, डेट रेशियो इज गोइंग टू कम डाउन। डेट इक्विटी भी नीचे आएगा ऑब्वियस रीजंस के वजह से। डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि एसेट को अगर आप बढ़ा रहे हो तो सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, आरओए घटेगा, आरओई घटेगी। So that is the entire impact of upward valuation, upward revaluation and impairment, ठीक है, summed up for you in learning outcome K। ओके, लास्ट स्लाइड, एंड इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं लर्निंग आउटकम एल पे। सबसे पहले ये मैंने स्किप किया क्योंकि ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल था, ठीक है, एंड आई हैव आल्सो स्किप्ड लर्निंग आउटकम एन। ये थियोरेटिकल नहीं है, बट अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था ये वीडियो, इसलिए इसको स्किप किया गया है। इसके अलावा लर्निंग आउटकम एम में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये आज तक हर मॉक्स में हमने देखा है, ठीक है। तो अगर मॉक्स में आ रहा है तो पॉसिबली शायद एग्जाम्स में भी आता होगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जाम के पेपर्स में कुछ पता रहते हैं हमें, लेकिन डेफिनेटली अगर मॉक्स में इतना इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं क्वेश्चंस, तो एग्जाम के लिए तो ऑब्वियसली सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको जरूर से याद करने हैं। फॉर्मूला नंबर 1 इज टोटल एसेट लाइफ या फिर टोटल यूजफुल लाइफ। फॉर्मूला इज हिस्टोरिकल कॉस्ट बाय एनुअल डेप्रिसिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। फॉर्मूला इज एंडिंग net PP and E divided by annual depreciation, and finally we have average age which is accumulated depreciation by annual depreciation। अब समझाने को सारे फॉर्मूले समझाए जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बट जस्ट बिकॉज इट इज अ समरी लेसन इसलिए मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। रिमेंबर द फॉर्मूला, और बाद बाकी जिन्होंने वीडियो कोर्स लिया हुआ था उनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अच्छे से समझाई हुई हैं। सो डोंट वरी, ये सारे चीज़ें आपको मेन कोर्स में तो मिला ही होगा। सो दैट्स इट बच्चा लोग, आज के वीडियो के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको पता है, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, एंड डिस्क्रिप्शन चेक करो। डिस्क्रिप्शन पे एक तो प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, एंड जस्ट इन केस यू वांट आवर वीडियो कोर्स, तो उसको कैसे पाना है या उसको कैसे एनरोल करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिंक्स मिल जाएंगी, और अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एक और रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू देन।